हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आरकेपी 360 में। और मैं आपके साथ हाजिर हूँ सेकंड लेक्चर लेके हमारे पॉलिटी का, जो कि क्या है, फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण। मेरा नाम है मेहताब अरोड़ा एंड आज की क्लास होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बनाया गया उसके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रकार बनाई गई उसके ऊपर हमारा आज का लेक्चर होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देंगे, इंट्रोडक्शन करवा देंगे, क्या कहता। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। कल मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर आप प्लीज़ हिंदी में भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए आपके सामने है कि एक साइड पे मैंने इंग्लिश के लिए लिखवा दिया था एंड सेकंड साइड पे हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तैयारी पे ध्यान दीजिए। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया हैज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंडिया का संविधान है, क्या बोला मैंने, जो इंडिया का संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन सब की बातों को लिखा और सबकी बातों को कह सकते हैं कि हमने उनको ध्यान में रखते हुए सबके लिए काम किया। ठीक है? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनाई गई थी पूरे के पूरे भारत से। इसीलिए जितनी भी अलग-अलग, विभिन्न-विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं या हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है? उनके जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स थे, हमने सबकी लिखी हैं। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा है। ठीक है? कितने आर्टिकल्स हैं इसमें? 448 आर्टिकल्स हैं। एक सेकंड मैं हाइलाइटर ले लूँ। जी, कितने आर्टिकल्स हैं इसमें? 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है? और 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, जिनकी बात हमने कल भी की थी। क्या बोला मैंने? जिनकी बात हमने कल भी की थी, ठीक है? हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें 25 भागों और 22 अनुसूचियों में 448 अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक है जी? आइए आगे बात करते हैं। द नीड फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर 1940। तो आप याद रखिएगा कि संविधान का जो निर्माण की स्वीकारता कब की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा? 1940 में। तब क्या हुआ? उसके बाद कैबिनेट मिशन लाया गया। फाइनली द कैबिनेट मिशन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। कैबिनेट मिशन जब लाया गया उसके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया और हमारा जो संविधान लिखने का प्रोसेस था वो शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं। जी, मैंने कल शायद नहीं मेंशन करा, बट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल है, क्योंकि सीधा-सीधा क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे संविधान को बनने में कितनी देर लगी थी। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। क्या बोला मैंने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है? और अगर 12 दिन और रुक जाते तो क्या होता? 3 साल पूरे हो जाते। तो आपको ऑलमोस्ट 3 इयर्स भी बोला जा सकता है कि हमारे संविधान को बनने के लिए ऑलमोस्ट 3 इयर्स लग गए थे। ठीक है? और याद रखिएगा कि जो हमारा संविधान है उसको कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर। अडॉप्ट मतलब क्या किया? अपनाया गया। क्या किया गया? अपनाया गया। क्या उसको लागू किया गया? बिल्कुल भी नहीं। लागू कब किया गया? उसको 26 जनवरी को लागू किया गया। अब कल मैंने बताया था कि क्यों लागू किया गया था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है, वो क्यों लागू किया गया था? वो उसका जवाब आप कमेंट में देंगे। ठीक है? मैं आपका कमेंट ज़रूर चेक करता रहूँगा साथ-साथ में। अब सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा किया क्यों गया? नीड फॉर फ्रेमिंग क्या थी? ये हमें ज़रूरत करने की आवश्यकता क्या थी? संविधान बनाने की आवश्यकता क्या थी? The demand emerged from various global revolutions and a blend of unique social, historical and political factors। तो आपने सुना होगा फ्रांस की क्रांति के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ क्या हुआ? हमने
प्रिंसिपल्स देखे जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी के। क्या क्या देखे? जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी के। एक सेकंड जी, तो हम बात कर रहे थे फ्रांस की रेवोल्यूशन के बारे में। तो वहां से क्या हुआ, शुरू हो गया एक दौर या एक चिंगारी लग गई थी। क्या लग गई थी? एक चिंगारी लग गई थी जिसने रेवोल्यूशन की चिंगारी को छेड़ दिया था। यानी हर एक जो देश था वो क्या चाहता था? अपनी आज़ादी चाहता था। ठीक है, आप देखेंगे इसमें इटली का नाम आता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो हमारे बहुत लेजेंड माने जाते हैं, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, वो भी इटली के कुछ रेवोल्यूशनरी से इंस्पायर्ड थे। ठीक है, क्रांतिकारियों से इंस्पायर्ड थे। इटली है, जर्मनी है, और बात करें तो यूरोप के बहुत छोटे-छोटे नेशंस थे जो उभर के आ रहे थे। और वो किससे छूट रहे थे? बेसिकली ज़्यादातर वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से ही छूट रहे थे। ठीक है? और आप देख सकते हैं इसमें जापान था, चाइना था, जो सारे क्या चाहते थे? क्रांति कह रहा हूँ, आज़ादी चाहते थे ब्रिटिशर्स से। इसीलिए क्या हुआ कि उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बन गई कि ब्रिटिशर्स को हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा। एंड वो जब देश छोड़ के जा रहे थे, वो ऐसा चाहते थे कि जो देश है वो कुछ काबिल लोगों के हाथ में जाए। इसीलिए उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी के बारे में सोचा। क्या बोला मैंने? इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सोचा। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो कंप्लीटली न्यू गवर्नेंस फ्रेमवर्क बिकेम एसेंशियल आफ्टर द एंड ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। क्या बोला? कहते हैं कि अ, ज़रूरी हो गया था कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ख़त्म हो रहा था, उस टाइम पे ऐसा फ्रेमवर्क देना जिससे ऐसी जो हमारी इकोनॉमी है, जो क्या हो चुकी है। तो जी, हम बात कर रहे थे कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। हमारे पास कोई ख़ास पैसे नहीं थे, या हमारे पास कोई ख़ास कह सकते हो ट्रेंड मिलिट्री नहीं थी। तो हमारा जो उस टाइम पे हालत थी वो बहुत ख़राब थी। उस हालत को सँभालने के लिए हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जो हमारे देश को पूरी अच्छे से सँभाल सके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्या कहता है? इंडियाज़ वास्ट मैप ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, रिलिजन्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस ट्रिगर्ड द इमीडिएट नीड फॉर अ यूनिफॉर्म लॉ अक्रॉस द नेशन। क्या मतलब है इसका? कहता हमें एक समान कानून चाहिए था पूरे इंडिया के लिए, चाहे हमारे यहाँ पे बहुत सारी क्या थी? विविधताएँ थी। ठीक है? अब उन विविधताओं को भी ठीक करने के लिए हमें ऐसे कानून चाहिए थे जो सबके द्वारा माने जाएँ। सब उन चीज़ों को मानते हुए चलें। नीड फॉर फ्रेमिंग में आगे बात करते हैं। अ कोर ऑब्जेक्टिव वाज टू सेफगार्ड द ह्यूमन राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आर्बिट्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। इसका क्या मतलब है? कहता है इसका एक बुनियादी उद्देश्य नागरिकों के मानवाधिकारों का रक्षा करना और उन्हें प्रशासनिक मनमानी से बचाना था। अब बेसिकली क्या था कि उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो लोग थे वो इतने अवेयर नहीं थे अपने राइट्स को लेके। ठीक है? और उस चीज़ की वजह से जो अधिकारी लोग हैं, या क्या बोला, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो अपनी मनमानी कर सकते थे। उनसे बचाने के लिए हमारा जो संविधान को लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इंडिया नीडेड एक्सप्लिसिट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन स्टेट एक्शंस। क्या मतलब है इसका? कि इंडिया को एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, इंडिया को एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत थी जो क्या करे? हमेशा डेमोक्रेटिक रहे। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बोला जाता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मतलब वो क्या करेंगे? अपना सारा का सारा काम ट्रांसपेरेंटली बताएँगे। ट्रांसपेरेंटली मतलब एकदम खुले में कि हाँ भाई हम ये काम कर रहे हैं। जैसे सपोज़ करो कोई प्रोजेक्ट लगा तो उसमें पूरा बताया जाएगा कि 4000 करोड़ रुपए लगेंगे। उसमें से जो भी पैसे हैं वो यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होना। ओके? तो वो चाहते थे कि हमारी जो गवर्नमेंट हो ऐसी हो। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ लिखी गई है। क्या कहता? सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी required rules
to break long-term systematic discrimination based on caste, sex, religion and race. इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। हमारे जो इंडिया के अंदर पुराने टाइम से क्या चलता आ रहा था, पुराने टाइम से इन द सेंस ज़्यादा पुराना भी नहीं, कुछ 200-300 साल जब से ब्रिटिशर्स आए थे उससे थोड़ी देर पहले की बात है। वहाँ पे क्या चलता आ रहा था, जो हमारा कास्ट सिस्टम चलता आ रहा था, उसकी वज़ह से क्या हो रहा था कि जो कुछ लोग जो थे, किसी एक कम्युनिटी से आते थे, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही थी, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, उनको दबाया जा रहा था। तो उनको ऊपर लाने के लिए भी कुछ ऐसे लॉज़ चाहिए थे, जो क्या करें, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रोवाइड करें। क्या कहते हैं, जाति, लिंग, धर्म और नस्ल के आधार पर होने वाले दीर्घकालिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय और समानता की आवश्यकता थी। इसीलिए संविधान की भी हमें आवश्यकता थी, क्योंकि संविधान मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। सम माने सम्मान, समान माने इक्वल, इक्वल लॉ सबके लिए, वो क्या होएगा, संविधान। इक्वल लॉ सबके लिए क्या होएगा, संविधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज की। तो सोर्सेज हमारे बहुत सारे हैं, आओ मजा आएगा इसमें। सोर्सेज हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, मैंने कल शायद बताया होगा आपको कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे कि हमने यूके से कोई फीचर उठाया, कल बात करी गई थी जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। हमने यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज का फीचर हट उठाया है। हमने जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस को उठाया है। हमने यूएसआर से हमने जुडिशियल रिव्यू उठाया था। यूएसए से जुडिशियल रिव्यू उठाया, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज उठाई हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, जर्मनी हो गया, जापान से भी हमने कुछ फीचर्स लिए हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ फीचर्स लिए हैं। हमने आयरलैंड से भी कुछ फीचर्स लिए हैं। ओके, और हमने साउथ अफ्रीका से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लिया है, जो कि क्या है, अमेंडमेंट का। कौन सा फीचर है, अमेंडमेंट का फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अभी हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कल भी पढ़ा था हमने इसके बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, और यही हमारा आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है। और यूके के फीचर्स के बारे में, तो इसको हम कह सकते हैं कि यूके की गवर्नमेंट में ही बनाया गया था, इसीलिए हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या दिखाया गया था, डिवीजन ऑफ पावर्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड बाइकैमरलिज्म। तो हमने इन सब के बारे में बात करी थी कल। डिवीजन ऑफ पावर्स क्या होते हैं, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाके अभी देख लीजिएगा, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इंडियन पॉलिटी करके, तो आप उसमें जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो डिवीजन ऑफ पावर्स क्या होती है, डिवीजन ऑफ पावर्स होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। मतलब क्या है इसका, सेंटर को कुछ पावर्स दे दी जाएंगी, स्टेट को कुछ पावर्स दी जाएंगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, वही है कि जो भी सब्जेक्ट स्टेट को प्रोवाइड कर दिया गया, क्या बोला मैंने, जो भी सब्जेक्ट स्टेट को प्रोवाइड कर दिया गया उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट जिम्मेदार होगा, उसके अंदर सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फीचर्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उठाई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने ऐसी गवर्नमेंट जो लॉज, या जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी होगी वो कौन होगी, पार्लियामेंट होएगी। क्या होएगी, पार्लियामेंट होएगी। उसके बाद क्या बोला, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ में दो चीजें आती हैं। सबसे पहली कि जो लॉ है, एक ही वैसे चीज मान के चलिए कि जो लॉ है, लॉ ऑफ लैंड है, वो किसी को भी वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। उसके लिए पीएम भी एक, उसके लिए ब्राह्मण भी एक, उसके लिए क्षत्रिय भी एक, उसके लिए वैश्य भी एक, शूद्र भी एक, जो मर्जी हो उसके लिए सारे एक जैसे हैं, ठीक है। लॉ के लिए क्या है, सारे एक जैसे हैं, इसको बोला जाता है रूल ऑफ लॉ। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स
कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कैसे काम किया जाएगा, वो हमने कहाँ से उठाया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कौन से, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि हम सबके पास एक ही सिटीजनशिप है, आपके आधार कार्ड पे सिर्फ एक ही चीज़ लिखी होती है, ये भारत के नागरिक हैं। कहाँ के हैं? भारत के नागरिक हैं। ना कि ऐसा बोला जाता है कि ये बिहार के नागरिक हैं। क्या बोला जाता है? भारत के नागरिक हैं। लेकिन यूएसए में जाएँगे तो आपको क्या दिखेगा? वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। यानी कि 2-2 सिटीजनशिप लेनी पड़ती हैं। उसका क्या मतलब हुआ? 2 सिटीजनशिप का मतलब हुआ कि वहाँ पे आपको आपको स्टेट की सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ेगी और कंट्री की सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसए और आयरलैंड के कुछ फीचर्स देखते हैं, आइए। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स का। कौन सा है जी? फंडामेंटल राइट्स का। हमने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स उठाए हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं देगा। और 3 टायर सिस्टम होता है जुडिशरी का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कौन सी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर आती हैं स्टेट हाई कोर्ट, फिर आती है एक ही हमारी जो सबसे बड़ी कोर्ट है जिसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ये क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का भी फीचर यहीं से उठाया गया। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? जब हमने प्रेसिडेंट को दरखास्त करना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब क्या है इसका? कि इनको हटाना है अपनी पोजीशन से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को भी आपने हटाना है तो क्या होएगा? न्यायाधीश को हटाना है तो क्या होएगा? उसका जो तरीका है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी कहाँ से ली गई है? हमने यूएसए से उठाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो एक मेन फीचर है वो यही है, डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब क्या है इसका? राज्य के निर्देशक तत्वों का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें जिनके अकॉर्डिंगली लॉज बनाए जाएंगे। क्या किया जाएगा? जिनके अकॉर्डिंगली लॉज बनाए जाएंगे। ठीक है, ये किसके लिए है? ये पार्लियामेंट के लिए है। ये जो डीपीएसपी है ना, ये पार्लियामेंट के लिए, ये सिटीजन्स के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? एमएलएज और एमपीज के लिए है कि भैया आपने इनको ध्यान में रखते हुए अपने लॉज को बनाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कुछ जो फीचर्स थे वो कहाँ से उठाए थे? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी उठाए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। एक सेकेंड, वो कितना रह गया है? पड़ा है अभी, चलिए देखते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या उठाया था, तो आइए चेक करते हैं। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर। इसका क्या मतलब है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जो भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है या सरकार है, आपकी स्टेट की गवर्नमेंट है, क्या उतनी पावरफुल है जितनी सेंटर की सरकार है? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप देखेंगे यूएसए वगैरह में, तो वहाँ पे क्या है? स्टेट के पास बहुत पावर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब इतनी नहीं कि जितनी सेंटर के पास हो, लेकिन सेंटर वहाँ पे इतना मजबूत भी नहीं है जितना इंडिया के अंदर है। अगर आप ये चीज़ नोटिस कर पाएंगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी। और ये फीचर कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, क्योंकि कनाडा में सेम फीचर है। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर एंड द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? कि सलाहकार होते हैं वो किसके? प्रेसिडेंट के। किसके? प्रेसिडेंट के। तो क्या बोला गया कि जो स्टेट गवर्नर्स हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा? सेंटर के द्वारा। और दूसरी चीज, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन माने कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? एडवाइस कर सकती है। किसको? प्रेसिडेंट को, जब उसको जरूरत होगी, जब प्रेसिडेंट को जरूरत होगी। ठीक है, इसका आर्टिकल मेरे हिसाब से 143 है, अगर मैं सही हूँ तो। मेरे को कंफर्म नहीं याद, लेकिन आई गेस इसके आसपास ही होना चाहिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। जी, 143 आर्टिकल में ही है ये। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन पे।
तो हमने उठाई है यहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट। क्या उठाई है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट माने ऐसी लिस्ट जिसके अंदर दोनों सेंटर और स्टेट इकट्ठे मिलके काम कर सकते हैं। ऐसी सब्जेक्ट्स जिसके अंदर दोनों सेंटर और स्टेट इकट्ठे मिलके काम करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर सेंटर के भी होते हैं और एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट के भी होते हैं। तो दोनों के नाम आप लिख दीजिए। आपके स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका नाम लिखिए जी, और सेंटर के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका नाम लिखिए। ठीक है, कमेंट्स में मैं कमेंट्स चेक करूंगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये सारे फीचर्स कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग मतलब जब दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स इकट्ठे मिलके जॉइंट सिटिंग में बैठते हैं और डिसीजंस लेते हैं। इसका जो चेयरमैन होता है जॉइंट सिटिंग का, चेयरमैन ऑफ जॉइंट सिटिंग, वो लोकसभा के स्पीकर ही होते हैं। कौन होते हैं? वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर ग्लोबल सोर्सेज मतलब कि हमने बाकी देशों से क्या क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोरो किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले विमार। विमार माने जर्मनी। ओके, याद रखिएगा, विमार माने जर्मनी। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। हमने बेसिकली यहाँ से इमरजेंसी की प्रोविजंस को उठाया है। सोवियत यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की बात की जा रही है यहाँ पे। सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस। कौन से? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। प्रियम्बल के अंदर हमने यहाँ से डाले थे जब हमने लिखा था सोशलिस्ट, और दो हमने वर्ड ऐड किए थे, that we constitute India into a sovereign socialist democratic republic, सेकुलर भी बोला था, है ना? sovereign socialist secular democratic republic। तो कौन से आ गए यहाँ पे? सोशलिस्ट, जो हमारी सोशलिस्ट वहाँ पे जस्टिस कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच। फ्रेंच से हमने कौन से आइडियल्स लिए हैं? याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। मैंने गलत बता दिया पहले, सॉरी, मैंने जस्टिस बोल दिया था उस टाइम पे। तो याद रखिएगा कौन से? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। कौन से? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तीनों का मतलब आपको पता होगा, कल बताया था। नहीं पता तो आप हिंदी में भी चेक कर सकते हैं। क्या होता है लिबर्टी माने? आज़ादी। क्या होता है इसका मतलब? आज़ादी। ओके। और इक्वालिटी माने समानता। और फ्रेटर्निटी माने भाईचारा, ब्रदरहुड। तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं। असेंबली कमेटीज। देयर वर अ टोटल ऑफ 8 मेजर कमेटीज कॉन्स्टिट्यूटेड। क्या बोला गया बेटा? कि हमारे पास 8 मेजर कमेटीज बनाई गई थी अलग अलग विषयों को लेकर। लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रखिएगा कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। जिसके हेड कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे हमारे, हेड नहीं कहेंगे, चेयरमैन कहेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको क्या बोला जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। याद रखिएगा, आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये चीज़ तो होगी। अब मुझे एक चीज़ आप कमेंट में बताएंगे कि बी एन राव जी को क्या बोला जाता है? बी एन राव जी को क्या बोला जाता है? ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है, या आप कह सकते हो आपको ये बताना है। एक सेकेंड जी, आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आ गया। फाउंडेशन, एक सेकेंड, हमने पिछले बारे में की तो बात ही नहीं करी। तो यूनियन पावर कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स फॉर द यूनियन पावर्स अफेयर के। यूनियन के पास किस किस तरह की पावर आएगी? सेंटर की जो हमारी सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उसके पास कौन सी पावर दी जाएगी? वो कौन डिसाइड करता? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे द्वारा डिसाइड किया गया था। उसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वर्कड डायरेक्टली अपॉन ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग कोर यूनियन फ्रेमवर्क्स हेडेड बाय ये नेहरू। ये भी किसने हेड की थी? नेहरू ने। ठीक है, इसके अंदर क्या चेक किया गया था कि, एक सेकेंड,
एक आप हिंदी में साथ-साथ चेक करते जाइएगा, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इसमें हाँ, इसने भारत के संघ स्तर के संविधान लेखन और उसके ढांचे पर कार्य किया कि आपका संविधान किस प्रकार लिखा गया है। जैसे हमने पहले पार्ट 1 में हम रखते हैं सिटीज़नशिप, ठीक है? पार्ट 1 में हम किसको रखते हैं? सिटीज़नशिप को। या हम पार्ट 2 में क्या रखते हैं? सॉरी, पार्ट 1 में रखते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ को, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। पार्ट 2 में रखते हैं सिटीज़नशिप को। पार्ट 3 में रखते हैं फंडामेंटल राइट्स को। पार्ट 3 में किसको रखते हैं? फंडामेंटल राइट्स को। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया? ये बनाया गया था इसी कमेटी के द्वारा। कौन-सी? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी। कौन-सी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी फॉर्मुलेटेड मॉडल्स टू डिटरमिन गवर्नमेंट डिज़ाइन एट प्रोविंशियल लेवल्स। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो केंद्र कह रहा हूँ सॉरी, जो राज्य की सरकार है, वो किस प्रकार बनाई जाएगी या उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? वहाँ पे सीएम होगा, गवर्नर होएगा, सीएम के पास ज़्यादा पावर होएगी या गवर्नर के पास ज़्यादा पावर होएगी। वो कैसे डिसाइड किया गया था? वो इसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किया गया था। आगे हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी जिसका नाम क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसमें क्या बोला गया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने फॉर्मुलेटेड द कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम अदर वर्किंग बॉडीज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो जितनी भी और हमारी कमेटियाँ थी, उनके द्वारा जो-जो चीज़ें लागू करवाने के लिए बोला गया, वो किसने लिखा? वो लिखा ड्राफ्टिंग कमेटी ने। वो किसने लिखा? ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार के होने चाहिए, उसके बारे में जो एडवाइस कर रही थी वो कौन थी? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, प्रिसाइडेड ओवर बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इट कंटेन्ड 5 सब कमिटीज। कौन सी? फंडामेंटल राइट्स की अलग कमेटी थी। एक सेकंड, फंडामेंटल राइट्स की अलग कमेटी थी, माइनॉरिटीज की अलग कमेटी थी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की अलग कमेटी थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज कौन से हैं? जो असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वो जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, वो वाला एरिया है। उसके बाद एक्सक्लूडेड एरियाज और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, इन सब चीज़ों को मिला के हमने क्या बनाई थी? 5 सब कमिटीज बनाई थी। किसके अंदर? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज और ट्राइबल एरियाज को लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजरल एंड माइनर कमिटीज, जो छोटी-छोटी कुछ कमिटीज थी, इनके बारे में मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा। मतलब ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हें याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबली। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है? भारत देश का है। किसका है? भारत देश का है। डिस्प्लेज अ कैलकुलेटेड यूनिक मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बारी। सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है हमारा। यह कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है। मतलब क्या है इसका? कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई लॉ बना दिया, क्या बना दिया? कोई लॉ बना दिया, उसको चेंज करना भी कोई इतना आसान नहीं है, चेंज करना भी इतना कोई आसान नहीं है, लेकिन उसको अ, ठीक करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्या बोला मैंने? चेंज करना भी इतना आसान नहीं है, ठीक करना भी इतना मुश्किल नहीं है। लेक क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमने ऐसा प्रोसीजर बना दिया है। क्या बोला मैंने? हमने ऐसा प्रोसीजर बना दिया, हमने नहीं, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने ऐसा प्रोसीजर बना दिया है जिसके द्वारा अगर कोई चेंज लाना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं संशोधन। क्या बोलते हैं? मेरे को हिंदी में राइटिंग नहीं आ रही इसकी। क्या बोलते हैं इसको? संशोधन बोलते हैं। तो अगर हमें कोई भी संशोधन करना है, क्या करना है? संशोधन करना है। उसके लिए ऐसा प्रोसीजर दे दिया गया है कि ना वो ज़्यादा मुश्किल है, ना वो ज़्यादा आसान है। अगर मेजॉरिटी होएगी, अगर हमें लगता है कि इसके हक में जाना ज़रूरी है, चेंज के हक में जाना ज़रूरी है, तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। किसके द्वारा? अमेंडमेंट के प्रोसीजर के द्वारा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेन्स एन एंकरिंग प्रीएम्बल दैट आउटलाइंस कोर स्टेट गोल्स। तो बेसिकली क्या करता है प्रीएम्बल, आपको कल भी दिखाया था मैंने कि प्रीएम्बल क्या करता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेस है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, फेस है। एस्टैब्लिशेस इंडिया एक्सप्लिसिटली एज सोशलिस्ट वेलफेयर एंड सेकुलर स्टेट। कैसी स्टेट है? सोशलिस्ट मतलब यहाँ पे जस्टिस इक्वालिटी की बात होगी, वेलफेयर मतलब सबके भले के लिए काम किया जाता है, सेकुलर मतलब यहाँ पे कोई अ, धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता। यहाँ पे आप जो मर्जी धर्म को अपना सकते हैं और अपना धर्म आराम से प्रोफेस कर सकते हैं। अपना तो लिया ही है हमने, उसको प्रोफेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंट्स अ रोबस्ट क्वासी फेडरल सिस्टम। कैसा सिस्टम है? क्वासी फेडरल। क्वासी मतलब क्या होता है? सेमी। क्वासी का मतलब क्या होता है? सेमी मतलब आधा। सेमी माने आधा। आधा फेडरल सिस्टम है। मतलब क्या इसका? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हमने जो पावर्स हैं उसको क्या करा है? डिवाइड। पावर्स को क्या करा है? डिवाइड करा है आगे। पावर्स को क्या करा है? आगे डिवाइड करा है। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल क्यों है? क्वासी फेडरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेंटर के पास फिर भी ज्यादा पावर है। चाहे हमने पावर को डिवाइड कर भी दिया, फिर भी सेंटर के पास ही ज्यादा पावर है। किससे? स्टेट से। किससे? स्टेट से। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे एक केस, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसको लेके एक केस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये भारत के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस में से माना जाता है। कौन सा? केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, जो कि कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। तो इसके अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया था कि हाँ भैया, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना तो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमारे कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उस अमेंडमेंट से हमारे किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इसमें कौन से कोर प्रिंसिपल्स हैं या बेसिक स्ट्रक्चर में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, इसको मतलब क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या है? सॉवरेन। सॉवरेन माने हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? संप्रभु, या हम बोलते हैं प्रभु सत्ता। क्या बोलते हैं? प्रभु सत्ता या संप्रभु। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर। कैसी नेचर? लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति। उसके बाद क्या बोला? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर लॉ से ऊपर किसी को नहीं माना जाता। जो लॉ में लिख दिया वही चीज क्या है? सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्या बोला? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपना काम अलग अलग से करेंगे, कोई एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी नहीं देगा। इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल रिव्यू मैकेनिज्म। ये हमने कहाँ से लिया? एक बार मैं फिर से याद करवाना चाहूंगा, यूएसए से लिया। कहाँ से लिया? यूएसए से। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि यहाँ पे जुडिशरी के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ना ही जुडिशरी के ऊपर किसी एग्जीक्यूटिव का दबाव है। एग्जीक्यूटिव माने गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स का दबाव है। ना ही इसके ऊपर लेजिस्लेचर का दबाव है। लेजिस्लेचर माने एमएलए या एमपीस का दबाव है, जो हमारा लॉ बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? की जुडिशियल पावर्स कौन सी हैं इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होंगी? सुप्रीम कोर्ट की रिट्स और एनफोर्समेंट पावर्स, यानी कि जो भी रिट लगानी है और उसको जो लागू करवाना है, उनके ऊपर कोई चेंज नहीं आ सकता। आर्टिकल 32 जो हमारा रिट्स का आर्टिकल है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 136, 141, 142। हाई कोर्ट्स की पावर कौन सी? ये भी रिट्स की पावर है, आर्टिकल 226 और 227। ठीक है, ये सारी नहीं जा सकती। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। यहाँ पे हम अपना चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स एज द अल्टीमेट रेफरेंस पॉइंट फॉर सिटीजंस टू असर्ट राइट्स एंड क्लेम रेमेडीज।
क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा संविधान है वो एक रेफरेंस पॉइंट यानी कि जिसको देख के सारा काम किया जाता है, ठीक है? उसके हिसाब से उसको देखा जाता है और अपने अधिकारों को मानने के लिए, माँगने के लिए हम संविधान के लिए को देखते हैं। इट इफेक्टिवली कर्ब्स आर्बिट्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस बाय द स्टेट। क्या बोला? आप एक बात देखो, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, जो भी हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो कभी भी इस प्रकार नहीं बनाए जाते कि गवर्नमेंट को एम्पावर करें, वो हमेशा इस प्रकार बनाए जाते हैं कि सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए। तब उनको बोला जाता है नेगेटिव राइट्स। उनको क्या बोला जाता है? नेगेटिव राइट्स भी बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है? नेगेटिव राइट्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सरकार के लिए नेगेटिव है या कंट्री के लिए नेगेटिव है। वो आपको कंट्री के आपके ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ वी आर लिविंग फ्रीली विद ट्रू डिग्निटी टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ द सेफ गार्ड इन साइड द हिस्टोरिक टेक्स्ट। हिस्टोरिक टेक्स्ट मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। ओके, आज यदि हम गरिमा के साथ स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं तो वह इस ऐतिहासिक दस्तावेज की सुरक्षा कवच के कारण ही संभव है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आज अगर हम खुल के सांस ले पा रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल पा रहे हैं, हम किसी को भी कमेंट कर पा रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि किसने लिख के दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसने दिए हैं हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है? उसके बाद लास्ट में क्या आ गया? सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, राइट्स एंड ड्यूटीज आर ब्यूटीफुली मर्ज टू फॉर्म आवर ग्रेटेस्ट नेशनल एसेट। क्या बोला? एक देश का सबसे बड़ा एसेट क्या माना इन्होंने? डेमोक्रेसी को माना, राइट्स को माना, ड्यूटीज को माना, और किसको माना? सॉवरेनिटी को, यानी कि प्रभुसत्ता को। तो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये था आपका सेकंड लेक्चर, जो कि क्या था? फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का निर्माण। अगर आपको कोई भी डाउट हो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर नहीं आपका क्लियर हो रहा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपका अगली वीडियो में डाउट क्लियर करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि 5 बजे लाइव नहीं आ पा रहा, बट टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मुझे क्लासेस ऐसे ही वीडियो फॉर्म में ही लेनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ एंड मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।